प्यारे बच्चे, आज जो हम मिथिला पेंटिंग का जिक्र कर रहे हैं, इन पेंटिंग्स में ज़्यादातर वहाँ की महिलाएं ही बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं और यह पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को अपने बच्चियों में ट्रांसफ़र किया जाता है इन महिलाओं के द्वारा। इसके हम 3 फॉर्म को यानी 3 प्रारूप को इस क्षेत्र में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रारूप है वो है ज़मीन पर पेंटिंग की प्रथा है, और फिर दीवार पर पेंटिंग की प्रथा है दूसरा फॉर्म जो देखने को मिलता है। और जो तीसरा फॉर्म है उसमें हम मूवेबल आइटम्स यानी एक समान ऐसे वस्तु को जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, जिसमें कि मिट्टी का बर्तन हो सकता है या कई बार जो मिट्टी के हाथी बने होते हैं उसके ऊपर, या कई सारी मिट्टी के क्ले का चीज़ बना होता है उसके ऊपर भी हम इसको देखते हैं। इसमें प्रथम श्रेणी में जिसमें कि ज़मीन पर बनने वाली बातें हैं, उसमें हम इसके प्रारूप को ज़्यादातर आरिपन के रूप में देख सकते हैं, और कई बार वहाँ इस्तेमाल होने वाले वुडन पीस जो बैठने के लिए बनाया जाता है, जिसको लोकल भाषा में वहाँ पे पीढ़ी कहते हैं, उसके ऊपर भी इस पेंटिंग का इस्तेमाल करते हम देख सकते हैं। खास करके देव उठान एकादशी के दिन तो यह हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लगभग हर घर में देवताओं को विराजित किया जाता है इन पीढ़ियों पर, तो विराजित करने से पहले इस तरह की पेंटिंग वहाँ पर की जाती हैं। इस पेंटिंग में जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है यानी फ्लोर पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, इसमें अरवा चावल यानी क्रूड राइस जिसको कहते हैं आप, उसका पाउडर बना करके, जिसको कि वहाँ की लोकल भाषा में हम पिठार शब्द का इस्तेमाल करते हैं इस पाउडर के लिए, इसके इस्तेमाल करके इस अरिपन को बनाया जाता है। इसके अलावा जहाँ हम फ्लोर पेंटिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं इस क्षेत्र में, इसका हमें कई सारा और एग्जाम्पल मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बनाना लीफ और एक मैना का पत्ता होता है, मीन्स लीव्स होते हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर भी इस पिठार का इस्तेमाल कर हम पेंटिंग करते महिलाओं को उस क्षेत्र में देख सकते हैं, क्योंकि इनको शुभ पत्ते के रूप में माना जाता है। इन पेंटिंग को करने के लिए वहाँ की महिलाएं या वहाँ की लड़कियाँ अपने हाथ के अगले नुकीले हिस्से जो ये उंगली की होती हैं, इसका इस्तेमाल कर इस अरिपन का निर्माण किया जाता है। या तो मैंने गीले चावल के पाउडर का इस्तेमाल करते हुए यानी पेस्ट का इस्तेमाल करते हुए अरिपन बनाने की व्यवस्था बताई, लेकिन अरिपन में सूखे पाउडर का भी इस्तेमाल होता है। खास करके जो तुषारी पूजा होता है, जिसमें कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वह अपने लिए शिव और गौरी की आराधना करते हैं और उस आराधना में अपने लिए अच्छे वर की कामना करते हैं। उस के लिए जो अरिपन का निर्माण होता है उसमें सूखे चावल के पाउडर का इस्तेमाल होता है, और उस पाउडर को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है, जिसमें खास करके 3 रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। पहला है सफ़ेद, दूसरा है पीला यानी कि कई बार नारंगी उसको बोलते हैं, ऑरेंज कलर, और तीसरा होता है रेड कलर यानी कि लाल रंग। इनका इस्तेमाल भी हम सूखे पाउडर में देखते हैं। अब आपको जानने की इच्छा होगी कि ये जो तुषारी के टाइम में अर्पण होता है या कई तरह के अर्पण का जिक्र का, ये कितने तरह का होता है, तो इसमें जो मुख्य तरह का देखने को मिलता है अर्पण, अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग तरह के अर्पण का निर्माण किया जाता है। उस अर्पण में ज़्यादातर जो दिखने को मिलता है वो है अष्टपद, फिर है सर्वोतभद्र, ये सब उसके टाइप्स हैं, और उसके बाद है 10 पत, और फिर है स्वस्तिका। तो इस तरीके के अलग अलग पैटर्न का ड्राइंग होता है उसमें, और इसीलिए इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मिथिला पेंटिंग में वॉल पेंटिंग का सवाल है, तो इसमें 3-4 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। दीवारों पर आखिर क्या पेंट किया जाता है, तो इसमें जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो अलग अलग तरह के पेंटिंग्स उपलब्ध हैं, इसमें हमें जो देखने को मिलता है वो या तो मछली या मछली को ले जाने वाले लोग, उसी तरह से नैना जोगिन, उसी तरह से पुरैन, और फिर जाकर के आपको कटहल के फल, आम के ट्री और अनार के ट्री यानी इनके पेड़ों का भी चित्रण इस पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस पर आपको दही का बर्तन ले जाते हुए लोग मिल सकते हैं, या दही के बर्तन का ही चित्रण केवल मिल सकता है, और साथ ही साथ पीकॉक यानी कि मोर का चित्रण इस पे आपको देखने को मिल सकता है। तो यह दीवार पे एक ब्रॉडर कैनवास पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल सकता है कि जो घरों के गेट होते हैं उसके 3 तरफ से आपको फ्लोरल मोटिव्स मिल सकते हैं, यानी फूलों से सजा हुआ एक पैटर्न जो है वह आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह से जो तीसरा पैटर्न है, जिसमें कि हमने मूवेबल ऑब्जेक्ट की बात की, जिसमें कि आपको क्ले से बने हुए पॉट, हाथी, बर्ड्स ये सब मिल सकते हैं, और
इसके अलावा आपको श्यामा चकेवा यहाँ पे काफ़ी एक चर्चित है, उसके पिक्चर मिल सकते हैं, या राजा सैलेस का मिल सकता है चित्रण, या कई बार जो सिकी और मुजी यानी कि जो घास के छोटे छोटे तिनके होते हैं उनसे बना हुआ आपको कैरियर मिल सकता है। फ्लावर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, या कई और चीज़ों के लिए सामान को रखने के लिए किया जाता है, उस पर इस तरह का चित्रण आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह से मिट्टी के बने हाथी, सुमंगली, इस तरह के चीज़ों पर भी इस तरह का हमें पेंटिंग देखने को मिल सकता है। इसी तरह से जो मैट होता है, जो पंखे होते हैं, उन सब चीज़ों पर भी इस तरह के पेंटिंग्स हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं। साथ ही बांस के बने हुए कई सारे चीज़ जो कि इस क्षेत्र में उपयोग होते हैं, उस पर भी इस तरह के पेंटिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। और जो मुजी यानी कि जो वो सिकी होता है, जो घास होता है, उसके कई सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनते हैं, उसमें आपको यह देखने को मिल सकता है, जिसमें कई बार किया बनाई जाती हैं, फूल के लिए कैरियर बनाई जाती हैं। इस तरह की चीज़ों पर इस तरह के पेंटिंग आपको देखने को मिलते हैं। मिथिला पेंटिंग का बृहद वर्णन हमें तुलसीदास के महाकाव्य श्री रामचरितमानस में बृहद रूप में देखने को मिलता है, जबकि वो ये कहते हैं कि शिव भगवान की अर्धांगिनी गौरी ने अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि वो राम के विवाह का चित्रण करना चाहती हैं, और इस मंगल कार्य के लिए उन्होंने शिव से परमिशन मांगा था, और अपने साथ वो सुमंगली को लेकर के गई थी, जो कि उस वक्त में इस यज्ञ को शुभ बनाने के लिए गाना गाई थी। वहाँ पे लोकल गाना का ट्रेडिशन आज भी मौजूद है, और गौरी माँ ने इस तरह के पेंटिंग्स किए थे, जिसमें कि पूरी की पूरी शादी का वृतांत को उन्होंने पेंट किया था। इन्हीं भित्ति चित्र की पेंटिंग जो माँ गौरी के द्वारा सीता और रामचंद्र जी के शादी को मेमोरेबल बनाने के लिए किया गया था, वह ट्रेडिशन आज भी निरंतर बदस्तूर जारी है यहाँ पर। और इसमें जिस चीज़ को पेंटिंग किया गया था उसमें धार्मिक भित्ति चित्र थी। ये ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं के पिक्चर्स इस पे लगाए गए थे, और वहाँ का जो लोकल फ्लोरा एंड फौना था, चाहे वहाँ की नदियाँ थीं, चाहे वहाँ के जंगल थीं, चाहे वहाँ के बाग बगीचे और पुष्प थे, उसको इस पेंटिंग्स में शामिल किया गया था, और इसी से इसको सुसज्जित किया गया था। माँ गौरी के द्वारा शुरू की गई यह प्रथा आज भी बदस्तूर जारी ही नहीं है, लेकिन इसकी जो सबसे खास बात है कि माँ गौरी एक महिला थी, इसीलिए आज तक भी कोहबर की पेंटिंग जो है वो एक महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, और यह ट्रेडिशंस इन महिलाओं के द्वारा अपने बच्चों में, खास करके बच्चियों में निरंतर आगे बढ़ाया गया है, और यह आज इसी फॉर्म में अपने मूल स्वरूप में ही मौजूद है। इस तरह के पेंटिंग की शुरुआत माँओं के द्वारा अपनी बच्चियों को बहुत ही टेंडर एज यानी कि बहुत छोटी उम्र से सिखाना शुरू किया जाता है, और इसमें उनको तरह तरह के ब्रश, क्योंकि इसमें लकड़ी का ब्रश होता है, तिनके का ब्रश होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, उससे इनको प्रैक्टिस करवाया जाता है, और फिर जब ये सिद्धहस्त हो जाती हैं तब इन्हें कोहबर लिखने के लिए तैयार किया जाता है। और यह एक, अगर आप इनकी कला को देखें, जिस तरह के ब्रश का इसमें इस्तेमाल होता है और जिस बारीकी से इसकी पेंटिंग की जाती है, आपको सरप्राइज़ कर सकता है, क्योंकि यह जितने भी पेंटिंग के टूल्स हैं वो सभी लोकली हार्वेस्टेड हैं, और वो बहुत रिफाइंड नहीं है, वो बहुत सामान्य चीज़ हैं, और उससे इतनी अच्छी कला बिना परफेक्शन और बिना प्रैक्टिस के आपको आ नहीं सकती। इस कोहबर की महत्ता और धार्मिक मान्यता इतनी ज़्यादा है कि इसको 1 मिनट के लिए भी अंधेरे में नहीं छोड़ा जाता है, और इसीलिए यहाँ पे अहिबातक पाटिल अगले 4 दिन तक निरंतर राउंड द क्लॉक जलते रहता है, ताकि वर वधू के जीवन में खुशियाँ और उजाला आ सकें। प्रिय छात्रों, इन विभिन्न शैलियों में जो सबसे महत्वपूर्ण शैली है वो कोहबर शैली है, जिसे पूरन के नाम से भी जाना जाता है। इस विषय पर कई बार आपके सिविल्स में और पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कोहबर शैली वास्तविकता में एक लोक कला की एक अद्भुत नमूना है, जिसे कि मिथिला क्षेत्र में नवविवाहित दंपत्ति के शयनकक्ष के भित्ति चित्रों के रूप में देखा जा सकता है। इन भित्ति चित्रों में खास करके जिन चीज़ों को दर्शाया जाता है वह एक तरह से जीवंत चीज़ होते हैं, और एक सृष्टि निर्माण के को प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। ऐसे ही चिन्हों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि ज़्यादातर जो तत्व है वो प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे कि कमल के फूल होते हैं, उसी तरह से बाँस, उसी तरह से मछली,
और सांप होते हैं। इसी के साथ देवी देवताओं के चित्र भी यहाँ पे उकेरे जाते हैं। यह इसलिए किया जाता है कि जो नव दंपत्ति इस जगह पर आकर के अपने शयन कक्ष में जब आएंगे तो उनको एक आशीर्वाद स्वरूप इन सारे चीज़ों का प्राप्त हो और उनके दीर्घायु होने की संकल्पना की जाती है। इसीलिए इन दीवारों को इन चित्रों से सजाया जाता है। कोहबर कला एक तरीके से मिथिला के कला और संस्कृति का एक तरीके से प्रदर्शनी है और आप अलग अलग जगहों पर कोहबर बनाने के तरीकों में काफ़ी नायाब तरीके से देख सकते हैं। और हमारे क्षेत्र का जो जितना भी लोकल चीज़ है, चाहे वो लोकल डेटी हो, देवी देवताएं हों और ख़ास करके मछलियाँ, इसका तो आपको उस पर चित्रण ज़रूर मिलता है। कोहबर कला नवविवाहित जोड़े को एक साथ सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप देखा जाता है। पारंपरिक रूप से मिथिला विवाह कक्ष की दीवार पर चित्रित की जाने की यह एक प्रथा थी, जहां दूल्हा और दुल्हन की अपनी पहली रात एक साथ कैसे बिताते हैं इसको रेखांकित किया जाता था। इसमें जिन चित्रों को सेलेक्ट किया जाता था पेंटिंग के लिए, उसमें ज़्यादातर स्त्री के चेहरे को गोलाकार रूपांकनों और लाल और काली स्याही से खींची जाती थी। उन रेखाओं के माध्यम से इस पेंटिंग को बनाया जाता था। जो कोहबर शैली या खोबार शैली है, इसको ब्राह्मण और कायस्थ दोनों का एक अलग अलग संस्करण है। इन संस्करण को भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार इस शैली के बारे में पूछ देते हैं कि कितनी तरह की इसमें पेंटिंग होती है।